hi and welcome back to my channel. I am Ruchika and I am back with another video on the theory of demand. डिमांड का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पहले की वीडियोस में ले लिया है, तो अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा है देन डू वॉच इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? वो सारे केसेस जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है. ठीक है. सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. ऑल्सो अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. उसमें आई अपलोड वीकली रील्स जहाँ पे वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस न्यूज़. सो अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेकआउट नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो डू चेक इट आउट एंड फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. So let's begin with the exceptions to the law of demand. So first let's understand कि exceptions to the law of demand का meaning क्या है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स कि अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस राइज होगा देन उसका क्वांटिटी जो डिमांड करेंगे हम लोग वो फॉल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड का एक कनेक्शन है. सो अगर कोई भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल. लेकिन ये सारे केसेस में क्या होता है? ये सारे केसेस में उसका ऑपोजिट होता है. ऑपोजिट मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है देन उसका डिमांड भी इंक्रीज हो जा रहा है. इसीलिए ये सारे केसेस में ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये सारे केसेस में डिमांड इज बीइंग लॉ ऑफ डिमांड इज बीइंग वायलेटेड. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस ऑल द केसेस वन बाय वन. द फर्स्ट केस इज गिफन पैराडॉक्स. When the price of these goods increase, the poor people are forced to buy the goods at a higher prices and thus an increase in price increases demand. तो गिफन पैराडॉक्स क्या स्टेट करता है? गिफन पैराडॉक्स ये स्टेट करता है कि अगर कोई गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, वो अगर उस गुड पे टोटली डिपेंडेंट है, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी होगा देन द पुअर पीपल आर फोर्स्ड टू बाई इट. सो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में इंक्रीज इन प्राइस के साथ एक इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, क्योंकि पुअर सेक्शन के पास उस गुड का कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है. इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? इसीलिए वो उस गुड का प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, जिसके कारण देयर इज अ राइज इन डिमांड. सो दिस इज द केस ऑफ गिफन पैराडॉक्स. यहाँ पे गिफन गुड्स आते हैं जिनका कंजम्पशन प्राइस के संग इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज द केस ऑफ गिफन पैराडॉक्स. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डेली लाइफ. ये जो डेली लेबरर्स होते हैं इनका एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डाइट जो होता है वो राइस पे डिपेंडेंट होता है. वो अपने डेली डाइट में जनरली राइस ही कंज्यूम करते हैं. तो अगर ये राइस का प्राइस मार्केट में इनडेफिनेटली राइज होगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो उसको बाई करते रहते हैं, वो उसको कंज्यूम करते रहते हैं, क्योंकि दे आर हैबिचुएटेड टू कंज्यूमिंग इट. तो अगर राइस का प्राइस राइज हो भी रहा है तो भी उन्हें वो बाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना हैबिट को तुरंत चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सो हियर कम्स द केस ऑफ गिफन पैराडॉक्स. मतलब अगर कोई चीज़ है जिसके ऊपर पुअर सेक्शन इज टोटली डिपेंडेंट, तो अगर कोई गुड का प्राइस राइज हो भी रहा है देन दे आर फोर्स्ड टू बाई दैट एक्सपेंसिव गुड फॉर देयर कंजम्पशन. सो दिस इज द केस ऑफ गिफन पैराडॉक्स. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वेबलेन इफेक्ट. वेबलेन इफेक्ट में क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइस इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन क्वालिटी एंड हेंस मोर सच गुड्स आर डिमांडेड इवन एट अ हायर प्राइस. वेबलेन इफेक्ट के केस में क्या होता है? वेबलेन इफेक्ट के केस में कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स कोई भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज को उसके क्वालिटी इंक्रीज के संग एसोसिएट कर देते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दे थिंक कि अगर मेरे को मार्केट ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक हायर प्राइस डिमांड कर रहा है, मतलब हायर प्राइस चार्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस आया होगा. आई एम गेटिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ समथिंग, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम रिक्वायर्ड टू पे अ हायर प्राइस फॉर इट. तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग प्राइस और क्वालिटी को एसोसिएट कर देते हैं एंड दे कीप ऑन गिविंग द हायर प्राइस विच लीड्स टू द राइज इन डिमांड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आईफोन लवर्स. अब बहुत सारे लोग जो हैं उनको आईफोन बहुत पसंद होता है, तो अगर मार्केट में आईफोन का कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देन दे बाई इट. वो ऐसा क्यों करते हैं इवन आफ्टर द राइजिंग प्राइसेस? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आईफोन कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट में, ऑल्दो उसका प्राइस हाई है, लेकिन उनको वहाँ पे एक प्रीमियम क्वालिटी फीचर मिल रहा है. ठीक है. तो वो प्रीमियम क्वालिटी फीचर को एक हाई प्राइस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि दे आर गेटिंग अ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट. सो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो प्राइस है वो क्वालिटी से रिलेटेड है, वो क्वालिटी से एसोसिएटेड है. इसीलिए दिस इज़ द केस ऑफ वेबलेन इफेक्ट. एंड यहाँ पे आईफोन क्या है? आईफोन इज़ अ वेबलेन गुड. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू स्नॉब इफेक्ट.
Higher price goods are bought by consumers as a symbol of status and in order to distinguish themselves from others. Increase in price leads to increase in demand. ठीक है, स्नॉब इफेक्ट के केस में क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट के केस में बेसिकली स्टेटस आ जाते हैं. ठीक है, अब जो रिचर सेक्शन होते हैं वो अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी सेक्शन से. तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए देयर आर अ सर्टेन क्राइटेरिया और सर्टेन प्रोडक्ट्स जो वो बाई करते रहते हैं ताकि उनका एक जो स्टेटस है, उनका एक जो रेप्यूटेशन है वो सोसाइटी में मेंटेन रहे. सो यहाँ पे क्या होता है स्नॉब इफेक्ट के केस में, अगर कोई चीज़ का डिमांड इंक्रीज हो रहा है जस्ट टू मेंटेन अ स्टेटस इन द सोसाइटी एंड जस्ट टू मेंटेन अ रेप्यूटेशन, टू डिस्टिंग्विश योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स, तो ऐसे गुड्स एंड ऐसी चीज़ का कंजम्पशन को बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन. जो रिचर सेक्शन है उनके लिए डायमंड इज़ अ वेरी वैल्यूएबल गुड. तो डायमंड एक बहुत प्रेशियस पोजेशन है. तो अगर आप डायमंड पोजेस कर रहे हो सो दैट इज़ डेफिनेटली डिस्टिंग्विशिंग यू फ्रॉम द अदर पीपल. तो अगर रिचर सेक्शन ये डायमंड पोजेस करते हैं तो वो इससे क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं फ्रॉम अदर सेक्शन ऑफ द पीपल, फ्रॉम अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो उनके लिए एक सिंबल ऑफ स्टेटस है. तो अगर इवन आफ्टर द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड द रिचर सेक्शन कंटिन्यू बाइंग इट, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनके लिए ही अफोर्डेबल है, उसका प्राइस जितना भी बढ़े वो उसको बाई करते रहेंगे. सो हियर कम्स द केस ऑफ स्नॉब इफेक्ट. मतलब वो इस चीज़ को इसीलिए बाई कर रहे हैं क्योंकि दे वॉन्ट इट एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स. सो यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ डायमंड इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड भी साथ में इंक्रीज हो जा रहा है. सो दिस इज द केस ऑफ स्नॉब इफेक्ट. Now we discuss the last case which is bandwagon effect. तो देखते हैं कि bandwagon effect क्या होता है. Bandwagon effect is when people demand something just because others are demanding that product. So ये होता है bandwagon effect या simply देखा देखी इफेक्ट. मैं इसको देखा देखी इफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है कि जो दूसरे परचेज कर रहे हैं हमें भी वही चीज़ चाहिए, हम भी वही डिमांड करते हैं क्योंकि सारे लोग उसको बाई कर रहे हैं. ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही एक टॉय आया था फिजिट स्पिनर बोल के. तो वो फिजिट स्पिनर अगर एक किड बाई कर रहा है एंड वो दूसरे दिन अगर अपने क्लास में ले गया एंड उसने सबको दिखा दिया तो उसके नेक्स्ट दिन तो सारे बच्चों के पास ही वो फिजिट स्पिनर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये देखा देखी इफेक्ट हो रहा है. अगर उसके फ्रेंड के पास वो टॉय है तो उसको भी नेक्स्ट दिन वही सिमिलर टॉय चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ द देखा देखी इफेक्ट. सिमिलरली अगर आपका कोई फेवरेट सुपरस्टार या इन्फ्लुएंसर है वो शेयर कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करता है, देन यू सिंपली डिमांड दैट प्रोडक्ट. उसका जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो सर्ज हो जाता है क्योंकि सारे जो फैंस हैं उन्हें लगता है कि अगर मेरा सुपरस्टार ये प्रोडक्ट बाई कर रहा है देन इट डेफिनेटली मस्ट हैव समथिंग ग्रेट. सो उसका डिमांड सर्ज हो जा रहा है. आपने वहाँ पे वेरीफाई तक नहीं किया कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है भी कि नहीं, वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, बट यू आर जस्ट डिमांडिंग इट बिकॉज somebody else is also using it, somebody else is promoting it. ठीक है, so this is the bandwagon effect or the देखा देखी effect. So I hope you liked the video and found it interesting. Do comment in the comment section below if you have any doubts and if you have better examples. I'll be happy to read all the comments. So that's all for today. See you in the next video. Till then, happy learning.